चलिए, रिटर्न फाइलिंग का ये थर्ड क्लास है, ठीक है। देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे इंटरेस्ट फॉर डिफॉल्ट इन फर्निशिंग रिटर्न ऑफ इनकम। मतलब तुम अगर रिटर्न को फाइल करने में डिले करते हो तो इंटरेस्ट चार्ज होगा। ये सेक्शन 234A में लिखा हुआ है। देखो, हम लोग यहाँ से 3 सेक्शन पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे 234A, एक पढ़ेंगे 234F। लिख लो बुक में, ऊपर में लिख लो। ये सब पेनल कंसीक्वेंस है, पेनल्टी। तो 234A जो है वो इंटरेस्ट का है, 234A इंटरेस्ट का है, 234F जो है वो फीस का है, और 271 जो है वो पेनल्टी का है, ठीक है। तो 2 सेक्शन आज हम लोग पढ़ लेंगे, 234F और 234A। सबसे पहले भैया 234A इंटरेस्ट क्या बोलता है? इंटरेस्ट फॉर डिफॉल्ट इन फर्निशिंग रिटर्न ऑफ इनकम। मतलब आप रिटर्न फाइल करने में डिफॉल्ट कर दिए तो आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा 1% का। कितना परसेंट का? 1% का, 1% पर मंथ, ठीक है, 1% पर मंथ। अब ध्यान से देखो, यहां पर देखो, तो क्या बोला? इंटरेस्ट 1% पर मंथ और अ पार्ट ऑफ पेमेंट इज पेबल फॉर द पीरियड कमेंसिंग फ्रॉम द डेट इमीडिएटली फॉलोइंग द ड्यू डेट। अब भैया ड्यू डेट क्या है? तो ड्यू डेट तुमको तो बताया गया था ना, हम लोग के लिए, इंडिविजुअल के लिए 31 जुलाई, कंपनी वगैरह के लिए, पार्टनरशिप फॉर्म वगैरह लोग के लिए 31 अक्टूबर, ठीक है। खाली जो लोग इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन में रहते हैं 30 नवंबर। तो क्या बोला है? वेयर द रिटर्न इज फर्निश्ड आफ्टर द ड्यू डेट, ड्यू डेट के बाद अगर हुआ, द डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ द रिटर्न एंड नो रिटर्न फाइल हुआ, द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ एसेट्स। याद रखना, सुनो, ध्यान से सुनो। सबसे पहला नंबर बात हम तुमको यहाँ ये समझाना चाहते हैं कि अगर हम लोग रिटर्न फाइल में ड्यू डेट करते हैं, चीज को याद रखना, रिटर्न फाइल में ड्यू डेट करते हैं तो क्या होगा? तो 1%, तो आपका जो 1% इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट तो चार्ज किया जाएगा, नो डाउट। देखो लिखा हुआ है। अच्छा, ये 1% इंटरेस्ट किसका ऊपर निकलेगा? 1% इंटरेस्ट किसका ऊपर निकलेगा? देखो, तुम जीटीआई निकालता है, जीटीआई से सारा डिडक्शन माइनस करता है तो टोटल इनकम निकला। टोटल इनकम के बाद में तुमको जो भी टैक्स वगैरह देना पड़ेगा, अगर तुम 5 लाख के नीचे है तो नील है, 5 लाख से ऊपर होने से जो भी रेट तुम्हारा लगता है 10-20% जो भी है वो लेना, ठीक है। फिर तुम्हारा हेल्थ एजुकेशन सेस वगैरह ऐड वगैरह करने के बाद जो फाइनल अमाउंट आता है ना टैक्स लाइबिलिटी, उसके ऊपर में 1% लगेगा। समझ में आया बात क्या बोले? जब सम्स करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा, अभी बस समझ के रखो, ठीक है। अच्छा, तो ये था तुम्हारा 234A। देखो लास्ट में लिखा हुआ है, सर्कुलर नंबर 2/2015 डेटेड 10/2/15 क्लैरिफाई दैट नो इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234A शैल बी चार्ज ऑन सेल्फ असेसमेंट टैक्स बाय द एसएससी और बिफोर ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न। अच्छा ठीक है, इसको छोड़, इधर सुन, देख। अब हम तेरे को यहां से पूछते हैं, मेरे को तू जवाब देगा, ठीक है। देख, सबसे पहला नंबर बात तेरे को पूछा है सबका रिटर्न फाइलिंग का डेट, ड्यू डेट। देख सुन, अच्छा उससे पहले 234F पढ़ते हैं। 234F, ये 234A पढ़े थे, 234A इंटरेस्ट का था, 234F फीस का है। इसमें क्या बोलता है कि अगर तुम रिटर्न फाइलिंग नहीं किया, टाइम पे नहीं किया, तो क्या एक्स्ट्रा पैसा देके मेरा रिटर्न फाइलिंग हो सकता है? जैसे मान लो मैं एक इंडिविजुअल हूं, तो मेरा रिटर्न फाइलिंग का ड्यू डेट क्या था? 31 जुलाई। मैं अगर रिटर्न फाइलिंग नहीं करता हूं तो मेरा क्या होगा? तो बोला गया सुन, अगर तुम 31 दिसंबर का अंदर में, 31 दिसंबर माने जिस साल तुमको भरना उस साल का 31 दिसंबर का अंदर में, चाहे जो भी है, तुम इंडिविजुअल है, कंपनी है, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन में डील करता है, 31 दिसंबर का अंदर में तुम अगर चाहेगा तो भर सकता है। अब तुम अपना डेट के बाद जो रिटर्न फाइलिंग करता है ना, उसको हम लोग बिलेटेड रिटर्न बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बिलेटेड रिटर्न। बिलेटेड रिटर्न भी हम पढ़ाएंगे, अभी जस्ट बता दिए। बिलेटेड रिटर्न का मतलब यही होता है कि तुम्हारा जो डेट था, डेट के बाद अगर तुम रिटर्न फाइलिंग करते हैं, ड्यू डेट के बाद अगर तुम रिटर्न फाइलिंग करता है तो उसको हम लोग बिलेटेड रिटर्न बोलते हैं। उस पर क्या एक्स्ट्रा चार्ज लगता है? तो सुनो, एक्स्ट्रा चार्ज का कहानी क्या है। अगर तुम्हारा इनकम 5 लाख से नीचे है, 5 लाख से नीचे है तुम्हारा इनकम, तो 1000 रुपया तुमको पेनल्टी देना पड़ेगा, 1000 रुपया एक फीस देना पड़ेगा, 1000 रुपया फीस देना पड़ेगा। और 5 लाख के ऊपर अगर तुम्हारा इनकम है तो तुमको 5000 का फीस देना पड़ेगा। समझ में आया? देख लिखा हुआ है, अप टू 5000 देना पड़ेगा। रिटर्न फर्निश्ड ऑन और बिफोर काट दे, उसको आफ्टर कर दे, आफ्टर ड्यू डेट प्रेस्क्राइब अंडर सेक्शन 139(1) ऑफ द एक्ट। फीस नॉट एक्सीड 1000 अगर तुम्हारा 5 लाख से नीचे है। मतलब किसी इंडिविजुअल का अगर 5 लाख से, किसी इंडिविजुअल का अगर मान ले 5 लाख से ऊपर अगर इनकम होता है, 5 लाख से ऊपर अगर इनकम होता है तो 5000 का इंटरेस्ट देगा, और 5 लाख से अगर नीचे होता है तो उसको 1000 रुपए का इंटरेस्ट देना पड़ेगा।
समझ गया बात क्या बोले, यहाँ तक क्लियर है? अच्छा ठीक है, समझ गया, क्लियर है यहाँ तक। अब हम यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स करते हैं तो क्लियर हो जाएगा। जैसे तेरे को पूछा गया एक कंपनी है वो लॉस इनकर कर रहा है, तो बता कंपनी अगर लॉस इनकर करता है तो तू मेरे को बस इतना बता कि उसका रिटर्न फाइलिंग होगा कि नहीं होगा और उसका ड्यू डेट। तो कंपनी अगर लॉस इनकर करता है तो रिटर्न फाइलिंग होगा कि नहीं होगा, यस और नो, पहले ये बोल। कंपनी पूरी होने अच्छे, कंपनी फार्म एलएलपी लॉस होक बा इनकम हो, ठीक है, तुमको रिटर्न फाइलिंग करना ही पड़ेगा, कुछ भी हो जाए तुमको रिटर्न फाइलिंग करना ही पड़ेगा। यस, वहां बगल में लिख दो यस। अब तुम्हारे लिए रिटर्न फाइलिंग का लास्ट डेट क्या है? लास्ट डेट किया बोलो क्या হবে कंपनी लास्ट डेट कब है? कंपनी हाँ 31 अक्टूबर, तीनटे डेट मने राखबे 31 जुलाई, 31 अक्टूबर, 30 नवंबर। तो 31 अक्टूबर लिखे दो, 31/10 पासे लिखे दो 31/10, ठीक है। फिर पूछा फर्म जिसका टर्नओवर 3 करोड़ के ऊपर है, तो फर्म ठीक है 3 करोड़ के ऊपर है, मतलब 1 करोड़ के ऊपर जाने से टैक्स ऑडिट वगैरह कराना पड़ता है, तो इसका भी लास्ट डेट क्या होगा 31 अक्टूबर और रिटर्न फाइलिंग कराना पड़ेगा। यस लिख के 31/10 लिख दे, यस लिख के 31/10 लिख दे, यस लिख के 31/10। उसके बाद नेक्स्ट वर्किंग पार्टनर है ऑफ द फर्म, वर्किंग पार्टनर के लिए भी सेम केस 31/10 यस करना पड़ेगा रिटर्न फाइल, यस 31/10 यस क्यों लिख रहे समझ में आ रहा है ना, रिटर्न फाइलिंग करना पड़ेगा और डेट क्या होगा 31/10, ठीक है। अच्छा नॉन वर्किंग पार्टनर सेम चीज, सेम यस 31/10 ठीक है। फिर परेश एज 80 साल, अच्छा वहाँ एक चेंजेस कराएंगे, वहाँ जो लिखा ना एग्जेम्पशन ऑफ LTCG अंडर सेक्शन 1038, उस लाइन को पूरा काट एग्जेम्पशन ऑफ LTCG अंडर सेक्शन 1038, अच्छा बेटा को पूरा केटे दा, पूरा केटे, हाँ पूरा केटे लिखो डिडक्शन अंडर सेक्शन TTD, डिडक्शन अंडर सेक्शन TTD। देख सुन, बोला है परेश है जिसका उम्र 80 साल है। अब तेरे को पता है 80 साल उम्र होने से उसका बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट कितना होता है 5 लाख, लेकिन इसका टोटल इनकम है 4,80,000। अब टोटल इनकम का मतलब क्या होता है, टोटल इनकम का मतलब क्या होता है, GTI से डिडक्शन माइनस कर दिया गया 40,000। तो रिटर्न फाइलिंग इंडिविजुअल को करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, दैट डिपेंड्स ऑन द बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट। जैसे तुम्हारा 4,80,000 है, 4,80,000 में 40 जोड़ोगे तो कितना होता है 5,20,000। तो इसका मतलब इस इंडिविजुअल का GTI कितना है 5,20,000 है ना, ध्यान से सुनो 5,20,000 हो रहा। तो 5,20,000 होने का मतलब ये है कि इसका जो GTI है वो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट को क्या कर जा रहा, क्रॉस कर जा रहा, तो इसको रिटर्न फाइलिंग करना पड़ेगा। यही अगर इसका GTI 4,80,000 होता तो इसको रिटर्न फाइलिंग करना जरूरी नहीं था। तो लिख दो यस 31/7 को इसको रिटर्न फाइलिंग करना पड़ेगा, इंडिविजुअल है ना तो 31/7, यस 31/7, ठीक है। हरीश हु हैज अ बैंक अकाउंट इन फ्रांस, सीधा सा बात है भाई रिटर्न फाइलिंग करना ही पड़ेगा, बैंक अकाउंट है फ्रांस में, समझ में आ रहा, करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा भैया इसका ये तो हरीश इंडिविजुअल है, बैंक अकाउंट कुछ नहीं बोला है, तो समझ में आ रहा कि इसका बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट क्रॉस किया गया होगा, तो 31/7 लिख दे। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, अरुण जो कि अर्न करता है 1.5 लाख रुपया बिफोर क्लेमिंग डिडक्शन। बिफोर क्लेमिंग डिडक्शन का मतलब समझ में आता है, डिडक्शन से पहले 1.5 लाख है, मैंने बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट क्रॉस किया नहीं क्रॉस किया, तो रिटर्न फाइलिंग करना जरूरी नहीं है, तो नो लिख दो, नो। इस तरह का क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ सकता है MCQ के तौर पर, ठीक है। अब सवाल ये आता है कि देखिए भैया अगर मेरा लॉस आ गया तो हम क्या करें, रिटर्न फाइल करें। देखो लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो डजंट मैटर, तुमको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। लेकिन हम एक बात बताते हैं, आप तो बोले कि अगर मैं इंडिविजुअल हूं तो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट चेक करिएगा, हाँ चेक करेंगे, लेकिन तुमको एक चीज हम बता रहे, सुनो देखो, अगर तुम एक इंडिविजुअल है, ठीक है, और तुम्हारा लॉस आ गया, तुम रिटर्न फाइलिंग नहीं किया, पता है क्या इसका कॉन्सिक्वेंस होगा, तुम बहुत सारा लॉसेस का डिडक्शन नहीं ले सकता है, सिर्फ 2 लॉस का तुम डिडक्शन क्लेम कर सकता है, एक हाउस प्रॉपर्टी लॉस और एक अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन, उसका अलावा और किसी भी लॉस का डिडक्शन नहीं क्लेम कर सकता। एक बार और समझाइए, जैसे मान लो तुम इंडिविजुअल है, तुम इस साल अपना रिटर्न फाइलिंग नहीं किया, किसी भी कारणवश तुम अपना रिटर्न फाइलिंग नहीं किया और तुम्हारा लॉस आ गया, तुम्हारा बहुत सारा लॉस है, बिजनेस लॉस है, कैपिटल गेन लॉस है, बहुत सारा लॉस है, लेकिन उस सब में से सिर्फ 2 लॉस को तुम क्या कर सकता है, डिडक्शन ले सकते हैं, एक हाउस प्रॉपर्टी का लॉस और एक अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन का लॉस, उसका अलावा जो भी लॉस है सबको भूल जाओ। देखो ये बात लिखा हुआ है, रिटर्न ऑफ लॉस सेक्शन 139(3),
This section require SSC to file return of loss in the same manner as the case return of income or before due date prescribed. Loss है तो क्या हुआ, लॉस का भी रिटर्न फाइल इनकम की तरह ही होगा. Section 80 require mandatory filing of return of a loss under section 139(3) or before due date specified under section 139(1) for carry forward of the following losses. क्या बोला सुन, बिजनेस लॉस अगर होता है कैरी फॉरवर्ड होगा, ये सब कैरी फॉरवर्ड होगा, सब लिखा हुआ है. कैरी फॉरवर्ड ऑफ द लॉस, बिजनेस लॉस हुआ तो कैरी फॉरवर्ड होगा, तुम डिडक्शन नहीं ले सकते, कैरी फॉरवर्ड कर लो. स्पेकुलेशन हुआ तो सेम बात, लॉस स्पेसिफाइड बिजनेस, कैपिटल गेन, ओइंग मेंटेनेंस, सब कुछ. Consequently 139(3) requires filing return of loss mandatory when time allowed under section claiming कैरी फॉरवर्ड कर दिया जाएगा. माने तुम अगर अपना रिटर्न फाइल नहीं करता है तो ये सब लॉसेस को तुमको क्या करना पड़ेगा, कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा. लेकिन याद रखना, लॉस of house property and unabsorbed depreciation can be carry forward even if return of income not filed. सीधा सा बात है, एक सेकंड रुकना. लॉस ऑफ हाउस प्रॉपर्टी कैन बी कैरी फॉरवर्ड इवन इफ रिटर्न इज नॉट फाइल्ड बिफोर ड्यू डेट. अगर तुम ड्यू डेट से पहले नहीं फाइल करता तो इसका तुमको डिडक्शन मिल जाएगा और कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा. सॉरी, हम एक बात गलत बोले हैं. यहाँ पर जो ये सब लॉस है ना, बिजनेस लॉस, स्पेकुलेशन लॉस, ये सब को तुम कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकता है. मैंने इसको भूल जाओ, यहाँ हुआ यहीं भूल जाओ. याद रखना, अगर तुम्हारा लॉस होता है, तुम्हारा अगर लॉस होता है, ध्यान से याद रखना, अगर तुम्हारा लॉस होता है तो सिर्फ दो लॉस का तुम कैरी फॉरवर्ड कर सकता है. एक होता है हाउस प्रॉपर्टी और अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन. बाकी कोई भी लॉस तुम्हारा कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा. समझ में आया? देखो एक इलस्ट्रेशन आया है, क्या बोला सुनो ध्यान से. इलस्ट्रेशन में लिखा हुआ है कि मिस्टर ए हैज फॉलोइंग लॉसेस एंड ही फाइल्स रिटर्न ऑन 31 दिसंबर, मैंने 31 दिसंबर को फाइल किया है, 31 दिसंबर को फाइल किया, 31 दिसंबर का फॉलोइंग एसेट्स एंड फाइल्स रिटर्न ऑफ इनकम. मैंने 31 दिसंबर का मतलब अपना डेट का बात किया है, अपना डेट का बात किया है, तो हाउस प्रॉपर्टी लॉस कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा. बगल में लिख दे कैरी फॉरवर्ड. हाउस प्रॉपर्टी लॉस जो है वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, लिख दे बगल में कैरी फॉरवर्ड. कैपिटल लॉस नॉट कैरी फॉरवर्ड, समय पे रिटर्न फाइल नहीं करने से कैपिटल लॉस का कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा, लिख दे नॉट कैरी फॉरवर्ड. नॉट कैरी फॉरवर्ड लिख दे, कैपिटल लॉस लिख दे नॉट कैरी फॉरवर्ड. उसके बाद क्या है, बिजनेस लॉस, वो भी नॉट कैरी फॉरवर्ड, वो भी नॉट कैरी फॉरवर्ड लिख दे. लॉस फ्रॉम स्पेसिफाइड बिजनेस, ये भी नॉट कैरी फॉरवर्ड. अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन जो है ये कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, ये कैरी फॉरवर्ड होगा. मतलब समय के बाद अगर रिटर्न फाइल करते हो, समय के बाद अगर रिटर्न फाइल करते हो तो सिर्फ दो लॉस का कैरी फॉरवर्ड होगा, बाकी कोई भी लॉस का कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा. नहीं भैया हम तो किए हैं समय के बाद, कोई दिक्कत नहीं, समय पे रिटर्न फाइल करोगे तो सारा लॉसेस का तुमको रिडक्शन वगैरह कैरी फॉरवर्ड मिल जाएगा. अब सुनो, ये जो तुम समय के बाद रिटर्न फाइल करते हो इसको क्या बोला जाता है, इसको बिलेटेड रिटर्न बोला जाता है. क्या बोला जाता है, बिलेटेड रिटर्न, बिलेटेड रिटर्न बोला जाता है. सुनो, एनी पर्सन हु हैज नॉट फर्निश्ड, वहां पे लिख दो लेट, लेट लिख दो लेट. एनी पर्सन हु हैज नॉट फर्निश्ड रिटर्न within the time allowed to under section 139(1) may furnish the return of previous year at any time. कब होगा, before 3 months prior to the end of the relevant assessment year. तुम्हारा असेसमेंट ईयर खत्म कब होता है, 31 मार्च, उससे 3 महीना पहले. मार्च से 3 महीना पहले कब होता है, मार्च, फरवरी, जनवरी से 3 महीना पहले दिसंबर आता है, मतलब दिसंबर में तुमको रिटर्न फाइलिंग करना पड़ेगा. समझ में आ गया बात. या बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द असेसमेंट. बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द असेसमेंट का मतलब क्या होता है, ये लाइन हम समझाते हैं. मान लो मेरा रिटर्न फाइलिंग, हम इंडिविजुअल है, मेरा रिटर्न फाइलिंग का लास्ट डेट 31 जुलाई है, ठीक है. अब हम टाइम पे रिटर्न फाइलिंग नहीं किए, हम बोले ठीक है कोई दिक्कत नहीं, 31 दिसंबर से पहले हम बिलेटेड रिटर्न फाइल कर देंगे. अगर मेरा इनकम 5 लाख के ऊपर हो तो 5,000 का पेनल्टी दे देंगे, और अगर 5 लाख से नीचे रहा तो हम 1,000 का फाइन देके काम कर लेंगे. लेकिन ध्यान से सुनिए, यहाँ पर हुआ क्या, असेसिंग ऑफिसर को मेरे ऊपर में आके कुछ असेसमेंट करने लगा, और वो असेसमेंट वो लोग 30 सितंबर को किया. तो अगर वो लोग 30 सितंबर को आके असेसमेंट करता है तो वहां पर हम असेसिंग ऑफिसर को ये नहीं बोल सकते हैं कि तुम रिटर्न फाइलिंग 31 दिसंबर को करेगा. अगर वो मेरे पास 30 सितंबर को आ जाता है तो मेरे को उसी दिन रिटर्न फाइलिंग करना पड़ेगा. इसका मतलब असेसिंग ऑफिसर आपके पास जिस दिन आ जाएगा आपको उसी दिन रिटर्न फाइलिंग करना पड़ेगा. आपका ड्यू डेट के बाद अगर वो आता है, जिस दिन आता है उसी दिन आपको रिटर्न फाइलिंग करना पड़ेगा. ये बहुत सिंपल सा चीज़ है. ऐसा चीज़ समझ ले कि एक एग्जाम हो रहा, तेरा टाइम खत्म, एग्जाम में जो समय दिया गया था लिखने के लिए समय खत्म. अब वो जो वहाँ पर जो इन्विजिलेटर था वो बोला कि ठीक है हम और 1 घंटा एक्स्ट्रा दे रहे हैं. वो बोला लिखो 1 घंटा एक्स्ट्रा दे रहा है. अब उसका अगर मन किया 20 मिनट बाद पेपर लेने का तो वो ले सकता है. मुझे 1 घंटा एक्स्ट्रा था, समझ में आ रहा बात. तो ठीक उसी तरह से अगर असेसिंग ऑफिसर को लगता है कि नहीं इसके लिए हम 31 दिसंबर तक नहीं जाएंगे, उससे पहले ही हम इसका स्क्रूटिनी वगैरह करवा के आज ही रिटर्न फाइल करवाएंगे, तो आज ही करवाना पड़ेगा.
देखो विच एवर इज अर्लियर, दोनों में जो पहले होगा वही। देखो क्या बोला, मिस्टर ए डिड नॉट फाइल हिज रिटर्न ऑफ द प्रीवियस ईयर विद इन द ड्यू डेट, असेसिंग ऑफिसर कंप्लीट द असेसमेंट ऑन 30 सितंबर। 30 सितंबर को कहा दिया, बताओ तो 30 नवंबर, बताओ तो कैन मिस्टर ए फाइल बिलेटेड रिटर्न, क्या वो बिलेटेड रिटर्न फाइल कर सकता है? नहीं। देखो उसका असेसमेंट जो है वो 30 नवंबर को हो गया, तो वो 31 दिसंबर तक नहीं जाएगा, उसको 30 नवंबर को ही काम कंप्लीट करना पड़ेगा, क्योंकि हम क्या बोले थे, तुम्हारा जो असेसमेंट ईयर खत्म होगा उससे 3 महीना पहले, या असेसमेंट प्रोसीड्यूर जिस दिन खत्म होगा, दोनों में से जो अर्लियर होगा उस दिन। देखो आ जाओ इलस्ट्रेशन 2 क्या बोला, मिस्टर ए डिड नॉट फाइल हिज रिटर्न ऑन द इनकम प्रीवियस ईयर विद इन द ड्यू डेट, असेसिंग ऑफिसर कंप्लीट हिज असेसमेंट ऑन 30 नवंबर, कैन मिस्टर ए फाइल बिलेटेड रिटर्न? आंसर लिखो नो, as assessing officer has completed assessing officer has completed assessment on 30 नवंबर 2022, 30 नवंबर 2022, Mr. A cannot file his belated return under section 139(4) आफ्टर 30/11/22, आफ्टर 30/11/22 मैंने 30 नवंबर के बाद वो रिटर्न फाइल नहीं कर सकता, उसी दिन उसको करना पड़ेगा। हाँ क्लियर है। अब रिवाइज रिटर्न, ये रिवाइज रिटर्न क्या है? रिटर्न में मिस्टेक लिख लो ना, रिटर्न मिस्टेक, क्या ये हो सकता है? बोलो, तुम्हारा रिटर्न में गलती हो गया, क्या तुम रिटर्न फाइलिंग में मिस्टेक हो गया, कर सकता है क्या? हाँ कर सकता है। डेट क्या होगा? फिर वही डेट जो बिलेटेड रिटर्न का डेट था ना, वही डेट, मतलब असेसमेंट ईयर खत्म होने से 3 महीना पहले, या असेसमेंट का प्रोसीड्यूर जिस दिन खत्म हुआ, दोनों में जो अर्लियर है वही सेम चीज लिखा हुआ। देखो यहाँ पर, मिस्टर एनी पर्सन हैव फर्निश्ड रिटर्न अंडर सेक्शन 139(1), 139(4), डिस्कवर एनी ओमिशन, एनी रॉन्ग स्टेटमेंट देयर, ही मे फर्निश अ रिवाइज रिटर्न एनी टाइम बिफोर 3 मंथ प्रायर टू द एंड ऑफ द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर। मैंने असेसमेंट ईयर से 3 महीना पहले 31/12 को, या कंप्लीशन असेसमेंट, दोनों में जो अर्लियर होगा वही। आज एक छोटा सा सम्स करते हैं, सुन क्या बोला है। लॉस रिटर्न है, फाइल होगा, सीधा ये बता इसमें रिवाइज हो सकता है कि नहीं? लॉस रिटर्न में होगा, यस। रिटर्न लॉस रिटर्न है, गलती हो गया तो हो ही सकता है, यस लिख दो, यस। बिलेटेड रिटर्न है, होगा, हाँ होगा। अच्छा एक सेकेंड, और एक बात हम बोल देना चाहते हैं यहाँ पर, रिवाइज रिटर्न तुम फाइल तभी कर सकता है जब कोई गलती तुमसे अनइंटेंशनली हुआ है। जब कोई गलती तुमसे इंटेंशनली गलती करता है तो रिवाइज रिटर्न फाइल नहीं होता है, ठीक है। तो बिलेटेड रिटर्न में भी होता है, यस। ओरिजिनल रिटर्न फाइल किया है, इंटेंशनली मिस्टेक, बोलो होगा? नो। ओरिजिनल रिटर्न किया है, अनइंटेंशनल मिस्टेक, होगा? यस। ओरिजिनल रिटर्न फाइल किया बिफोर ड्यू डेट, असेसमेंट कंप्लीटेड बाय असेसिंग ऑफिसर। देखो ओरिजिनल रिटर्न फाइल कर रहे हो तुम ड्यू डेट से पहले, लेकिन असेसमेंट कंप्लीट हो गया एओ से, असेसमेंट होने के बाद अब तुम कुछ नहीं कर सकता है। मतलब नहीं समझ में आया भैया? देखो असेसिंग ऑफिसर आके अगर असेसमेंट करके चला जाता है, उसके बाद तुम कुछ नहीं कर सकता है, उसी दिन तक हो सकता है, उसका बाद तुम कर ही नहीं सकता है। तो लिख दो नो, ठीक है, ओके चलो।